अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज एक नई ज़िंदगी के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे पिछले दिनों एक डिज़ीज़ से गुज़रना पड़ा जिसको हम डेंगू फीवर कहते हैं। और जब मैं इससे गुज़रा हूँ तो जो एक्सपीरियंस मैंने फ़ील किया वो आप सब के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप उससे एहतियात करें और वरी करने की ज़रूरत है भी और नहीं भी। लेकिन जब वरी करना होता है तो हम लोग उस वक्त रिलैक्स रहते हैं, और जब वो टाइम गुजर चुका होता है तो रिकवरी शुरू हो चुकी है तो हम वरीड हो जाते हैं, और उस वक्त गलत चुनाव करके दवाइयों का और दूसरी सेल्फ ट्रीटमेंट वगैरह, तो हम अपने आप को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। बीइंग ए वेटनरी साइंटिस्ट, क्योंकि डेंगू है ही मच्छर से फैलता है, तो ये सब्जेक्ट हमारे अंडर आता है, एंटोमोलॉजी में आता है। तो इसलिए जो है वो आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना ज़रूरी है। मुझे 20 अक्टूबर को मैंने अपना एक साइड, मेरे दफ्तर के साथ ही, ये आपको नीले रंग का पर्दा नज़र आ रहा होगा, ये इसके साथ 2 कनाल का लॉन है। तो मौसम बड़ा कंफर्टेबल था तो मैंने इस विंडो को खोल दिया बाहर, क्योंकि घास फूल और ये वो मैंने लगाए हुए और खूबसूरत लॉन है। तो वो कटिंग वटिंग मैंने उधर खोल के तो अंदर से निगरानी कर रहा था। तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे एक मच्छर ने काट दिया है पाँव पे। तो मैंने खैर उस मच्छर को वहीं हलाक कर दिया। वो यानी मेरे टांग के ऊपर अभी बैठा हुआ था, तो यानी काट लिया था उसने, लेकिन मैंने उसको हलाक कर दिया। और मेरे पास क्योंकि इक्विपमेंट तो है, माइक्रोस्कोप भी पड़ी है, लेंस भी, मैग्नीफाइंग लेंस भी, सारा कुछ। तो वो मच्छर आम मच्छर था, और कंसेप्ट ये था लोगों का और हमारे यहाँ जितने भी है, क्योंकि यूरोप में डेंगू नहीं है, ये एशियन कंट्रीज में ट्रॉपिकल रीजन की ये पैदावार है। तो वहाँ पे मैंने कहा कि यार ये तो कोई बात नहीं है, ये तो दूसरा मच्छर है, ज़्यादा ख़तरे वाली बात नहीं है। और मैं पुरसुकून हो गया। 23 अक्टूबर को हमारा एक गेट टुगेदर था उकाड़ा में, और मैं वहाँ तक गया। 23 अक्टूबर को वहाँ पे गया मैं सही सलामत था, लेकिन वापसी पे मैं लेटे हुए समझे आया हूँ और रुक रुक के आया हूँ। उकाड़ा से लाहौर सफ़र ऐसे लग रहा था जैसे मैंने कराची से पेशावर का सफ़र किया है। बिल्कुल वीकनेस थी, यानी कई दफ़ा तो ऐसा है कि स्टीयरिंग कंट्रोल करना भी मुश्किल था। लेकिन मुझे ये था कि अगर मैं मज़ीद डिले करूँगा तो फिर मैं इसी उकाड़ा में ही रह जाऊँगा, बहादुर नगर फार्म पे। तो खैर, मेरे क्लास वालों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की। बाकी जितने मेरे व्यूअर्स थे मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे थे, आल्दो कि मेरा फ़ोन जो था वो अटेंड नहीं हो रहा था, लेकिन वो अपने वॉइस मैसेज के थ्रू मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। मैं रिप्लाई देने के काबिल भी नहीं था, और इतनी कमज़ोरी मैंने आज तक नहीं देखी कि मेरे सामने फ़ोन पड़ा होता था और मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं उसको उठा के देख सकूं। अच्छा, अब यहाँ पे जो असल चीज़ समझानी थी वो ये थी कि मच्छर का ये जो कंसेप्ट है ना कि जी सिर्फ डेंगू मच्छर और फीमेल मच्छर ही डेंगू फैलाती है, ये गलत है। मैं आज आपको लॉजिक से प्रूव करूँगा कि कैसे। फ़र्क करें कि ये एक मच्छर है और उसकी बीटल है, यानी जिससे वो खून चूसती है या चूसता है, ठीक है। अब अगर एक बंदा, जैसे मैं बीमार हूँ और मेरे खून में इस वक्त डेंगू का वायरस मौजूद है, तो ये मच्छर मुझे अगर यहाँ से काट के, कोई और मच्छर भी डेंगू का ना हो, काट के, तो उसके बाद ये चला जाता है मेरे साथ लेटे हुए किसी बंदे के पास और उसको जाके काट लेता है। तो क्या उस बीटल को वो पहले डिसइंफेक्ट करता है कि नहीं, मैं इसको अगले बंदे को जब काटूं तो उससे पहले मैं धो लूं? भाई, उसकी बीटल के साथ वो लगा रहता है वायरस, और वो जैसे ही आगे किसी मच्छर कह रहा हूँ, किसी इंसान को काटता है तो उसमें उस बीटल के साथ लगे हुए वायरस को इंजेक्ट कर देता है। एक नेचुरल सी बात है।
तो ये जो कंसेप्ट है कि जी वो डेंगू का जो वायरस है वो सिर्फ डेंगू मच्छर ही फैला सकता है, तो ऐसी बात नहीं है, ये कोई मच्छर भी फैला सकता है। हाँ, शुरू में अगर मच्छर एक जिसमें कुछ है ही नहीं, मतलब फिर रहा है बंदा, आम मच्छर फिर रहा है और वो आपको काट के दूसरे को काट, तो वो उस वक्त तो ठीक है, उसके पास वो है ही नहीं, वो वायरस ही नहीं है, तो वो इधर काट के उधर लगा भी दे तो खाली वार करेगा, क्योंकि वायरस नहीं होगा। लेकिन अगर किसी इन्फेक्टेड बंदे को काटेगा तो ये दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। पहली बात तो ये याद रखें। अगर कोई मेरे से डिबेट करना चाहे तो बेशक आ जाए, क्योंकि वो मच्छर मैंने जब उसको क्लोजली स्टडी किया, और इन दिनों दिमाग तो काम कर रहा था, बाकी फंक्शंस मेरे पैरालाइज हो रहे थे, लेकिन दिमाग में इस पे सोचना शुरू किया कि ये कैसे मुमकिन है कि आप ये देखें, ये अगर ये पानी है, इसमें वायरस मौजूद है, तो ये अगर इसमें गया है, फर्ज करें ये, तो ये गीली हो गई, ये गीली अगर इस बाजू पे लगे तो गीलापन तो जाएगा ना, तो उसके साथ वायरस लगा हुआ है। तो इसलिए ये एक कंसेप्ट ये दुरुस्त कर लें। दूसरी बात ये है कि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस इस तरह की आती हैं जो हमें खबर नहीं होने देती कि हमने करना क्या है। मतलब सबसे पहले बुखार एकदम होता है, और तेज बुखार होता है, 104 इवन 105 तक भी चला गया, और उस वक्त हम लोग दौड़ते हैं प्लेटलेट्स चेक कराएं। प्लेटलेट्स उस वक्त चेक करवाएंगे तो आपके प्लेटलेट्स बहुत कम फर्क पड़ा होगा। यानी मैंने जब चेक करवाए, चौथे दिन मैंने अपने जो है वो प्लेटलेट्स चेक किए, तो वो 139 थे। अच्छा जी, 130 तक नॉर्मल काउंट किए जाते हैं। मैं बेफिक्र हो गया कि चलें यार, प्लेटलेट शुक्र है अल्लाह का के लिए। लेकिन जब मैंने स्टडी की और करते कराते इस नतीजे पे पहुंचा कि जनाब पहले प्लेटलेट्स पूरे रहते हैं और बुखार तेज हो जाता है। क्यों तेज होता है? क्योंकि प्रोटीन सेल जो हैं उनको वो वायरस ब्रेक डाउन कर रहा है, उनको तोड़ फोड़ कर रहा है, और प्रोटीन जब टूटती है तो टेम्परेचर अप होता है, और आपकी बॉडी के सेल वो उसकी खुराक बन रहे हैं, तो इसलिए वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज होके तो ऊपर तक चला जाता है। और क्योंकि प्लेटलेट शुरू में काफ़ी सारी स्टोरेज होती है, तो वो उसमें बुखार पैदा करने में खर्च होता है। उसके बाद आपकी तकरीबन कोई 5वें से 6ठे दिन के बाद आपके प्लेटलेट्स एकदम से ड्रॉप हो जाते हैं 5वें दिन। और मैंने जब 139 से अगले दिन करवाया कि भाई कोई इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं, या काम तो नहीं हो गया, तो पता चला जी कि वो तो आपके 49 हो गए। मैं बड़ा वरीड हुआ कि यार ये कैसे हो गया एकदम से एक दिन में इतने। उसके बाद जब मैंने उसको अगले दिन चेक करवाया तो पता चला जी कि मेरे प्लेटलेट सिर्फ 19 रह गए हैं, और 19 अलार्मिंग सिचुएशन थी। लेकिन इतनी अलार्मिंग सिचुएशन वैसे नहीं थी, मेरी ओवरऑल बॉडी कंडीशन बेहतर हो रही थी, प्लेटलेट्स कम हो रहे थे। ये इस चीज की इंडिकेशन है कि आपकी जो लोएस्ट बॉडी लेवल है वो आपने अचीव कर लिया। अब जो बैक्टीरिया है, वो सॉरी बैक्टीरिया कह रहा, वायरस जो है उसने अपना डिस्ट्रक्शन सारी कर ली है। इसके बाद आपके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने शुरू होते हैं, यानी एक दफा लोएस्ट स्टेज पे चले जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू करते हैं, और इस बढ़ने से फिर आपके अंदर बेहतरी आनी शुरू होती है। अब जब मेरे 19 थे तो मेरा बुखार तकरीबन उतर चुका था, मेरे बॉडी की जो फंक्शंस हैं वो रिस्टोर होना शुरू हो गए थे, मेरे अंदर पावर आनी शुरू हो गई थी। और 19 जब हुए तो अगले दिन मैंने जब उठा, नींद से बेदार हुआ, तो मैं बिल्कुल अशाश बशाश था। यानी मैं पहले बाथरूम नहीं जा सकता था अकेले सहारे के बगैर, लेकिन 19 प्लेटलेट्स पे मैं खुद ब खुद उठ के बाथरूम जाने के काबिल हो गया। तो इसलिए ये वरी ना करें कि प्लेटलेट्स जो हैं वो आपका, अच्छा प्लेटलेट्स करते क्या हैं बेसिकली, प्लेटलेट्स को दूसरा नाम थ्रोम्बोसिस भी है, कि वो रॉ मटेरियल है जो हर वक्त ब्लड में तैरता रहता है,
और जहाँ कहीं कोई ज़ख़म होता है या कोई इस तरह की चीज़ होती है तो उसको रिपेयर करते हैं फ़ौरन। मसलन आप देखें कि जैसे कि दीवार या घर बनता है तो उसमें ईंटों की ज़रूरत होती है, ईंटें तो हो गई प्रोटीन, सीमेंट की ज़रूरत होती है, बजरी की ज़रूरत होती है, तो एक रेत भी बहुत ज़रूरी, जो बड़ी मिकदार में जो है वो ज़रूरत होती है उसकी। तो ये वो रेत का फिलर का काम करते हैं कि उस जगह पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं और गोश्त बनाने में, रिपेयर करने में काम आते हैं। हाँ, कुछ प्रिकॉशन ज़रूर याद रखिएगा। आपकी स्किन जो है ये ख़ास तौर पे यहाँ से फीलिंग आपको आ जाएगी, बाकी ये आपका रंग काला हो जाएगा, थोड़ा डार्क हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्लेटलेट्स हैं ये कम जब हो जाते हैं तो ओवरऑल आपकी स्किन श्रिंक हो जाती है और रफ हो जाती है। आपने स्किन को रगड़ना नहीं है, किसी चीज़ से खारिश नहीं करनी। माथे पे भी आपको फीलिंग आ चुकी होगी, जिन लोगों को हो चुका है कि ये आपकी ये रफ हो गई है। इसी तरीके से बालों को अगर ज़ोर से करेंगे तो हो सकता है बाल आपके उतर भी जाएं। तो इसलिए ये ख्याल रखना है कि इन दिनों ज़्यादा आपने वो काम नहीं करना। इसके अलावा जो है वो पपीते के पत्ते और वो सारा उसका जूस वूस कई लोगों ने इस्तेमाल किया, लेकिन हर एक को मुवाफिक नहीं है। मैंने मेरे दोस्त हैं हाफिज़ वसी साहब, आप लोग जानते होंगे, मेरे साथ काम करते रहे, उनको भी मेरे से कोई एक दिन पहले हुआ। ज़ाहिर मेरे से सीनियर थे तो ये उनका राइट था कि एक दिन पहले वो बीमार होते। तो वो खैर उन्होंने जब पपीते का पत्तों का जूस पिया तो उनके अंदर, वो कहते हैं जी मेरे अंदर तो आग जल गई, मैं तो पूरी रात सो नहीं सका, उछल उछल के मैं छत से जा लगता था। तो इसलिए पपीते का जूस भी जो है वो पहले थोड़ा सा चेक कर ले, एक आध चम्मच, कि वो इफ़ेक्टिव है, आपके लिए मुवाफिक है। अगर है तो ले लें, अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपको मुवाफिक नहीं है या रिएक्ट कर रहा है देन छोड़ दें, खुद ब खुद ये पूरे हो जाएंगे। तो ये चंद एक एहतियाती तदाबीर आपको बतानी थी और आपको जो है इसकी अवेयरनेस देनी थी कि जो मेरे साथ बीती। यानी एक वक्त ये था कि मेरे घर वाले परेशान हो गए थे कि अब सबको बता दिया जाए, और मैं भी एक दफ़ा तो मेंटली इस बात पे चला गया था कि यार 19 अगर हैं और 19 से नीचे अगर मज़ीद चले गए तो फिर ये है कि चैनल को क्लोज़ कैसे करना है और अनाउंसमेंट कैसे करनी है, क्या करना है, ताकि लोग मुझे तलाश ना करते रहें। तो खैर अल्लाह ताला ने करम नवाजी की, शायद अभी मेरे कुछ दिन बाकी हैं, तो इसलिए ये मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ। लेकिन मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा के तो रखवा दिया था कि अगर मैं ना रहा तो फिर ये अपलोड कर देना। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।